नथिंग्स फ्री। S&P 500 1968 से 2018 तक 50 सालों में 119 फोल्ड ग्रो हुआ है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग तब इजी लगती है जब आप उसे कर नहीं रहे हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टॉक के साथ बने रहना कितना मुश्किल है जब वो कोलैप्स कर रहा हो। बाकी सब चीज़ों की तरह सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की भी एक कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है, लेकिन उसकी कीमत डॉलर या सेंट नहीं बल्कि वॉलेटिलिटी, डर, डाउट, अनसर्टेनिटी या रिग्रेट है। जब तक आप खुद इन चीज़ों के साथ डील नहीं करते तब तक इन्हें नज़रअंदाज करना आसान है। बहुत से लोग रिटर्न पाने के लिए बिना कीमत चुकाए ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज बनाते हैं। वो लोग आने वाली तेज़ी से पहले खरीदने की और आने वाली मंदी से पहले बेचने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ लोग थोड़ा बहुत रिटर्न्स पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के हाथ निराशा लगती है। अंत में ऐसे लोग कीमत से बचने की कोशिश में दोगुना भुगतान करते हैं और इनके हाथ भी कुछ नहीं आता। सवाल यह है, इतने सारे लोग जो कारों, घरों, भोजन और छुट्टियों की कीमत चुकाने को तैयार हैं, वो अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न की कीमत चुकाने से बचने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आसान है। इन्वेस्टमेंट की सफलता की कीमत तुरंत स्पष्ट नहीं होती है। ये एक प्राइस टैग नहीं है जिसे आप देख सकते हैं। इसलिए जब कीमत चुकाने का समय आता है तो ये कुछ अच्छा पाने के लिए फीस की तरह नहीं लगता, बल्कि कुछ गलत करने पर भरा जाने वाला फाइन लगता है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी को फीस के रूप में देखते हैं तो चीज़ें अलग दिखती हैं। ट्रिक ये है कि आपको नॉलेज गेन करके खुद को कन्विंस करना है कि ये फीस वर्थ इट है। वॉलेटिलिटी और डर से ठीक से निपटने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन अगर आप फीस को फाइन के रूप में देखते हैं तो आप कभी भी कंपाउंडिंग का आनंद नहीं ले पाएंगे। यू एंड मी, जहाँ यू एंड मी का मतलब है कि मैं और आप दो अलग इंसान हैं जिनका इन्वेस्टिंग गोल बिल्कुल अलग हो सकता है। अर्ली 2000s में .com बबल के बस्ट होने से हाउस होल्ड वेल्थ में $6.2 ट्रिलियन की कमी आई थी। इस तरह के फाइनेंशियल बबल्स डेवास्टेटिंग साबित होते हैं। इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं और क्यों बार बार होती रहती है? हम अपने सबक क्यों नहीं सीख पाते? मैं आपको एक कारण बताता हूँ जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है और आप पर पर्सनली अप्लाई होता है। इन्वेस्टर्स अक्सर अन्य इन्वेस्टर्स से इनोसेंटली आइडियाज़ लेते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। दूसरों से ओपिनियन लेना इनोसेंट लगता है, लेकिन इसने हमेशा भारी भरकम नुकसान किया है। आप अपने आप से पूछें, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना पे करना चाहिए? उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। अगर आपका 30 साल तक इन्वेस्टेड रहने का प्लान है तो आपको गूगल के आने वाले 30 साल के डिस्काउंटेड कैश फ्लो की ध्यान से एनालिसिस करनी होगी। अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आपको टेक इंडस्ट्री के अगले 10 साल की फ्यूचर का एनालिसिस करना होगा और ये देखना होगा कि मैनेजमेंट अपने विजन पर खरी उतरने की ताकत रखती है या नहीं। अगर आप एक साल में शेयर्स बेचना चाहते हैं तो आप गूगल के अभी के प्रोडक्ट साइकिल पर ध्यान देंगे और आपको देखना होगा कि बेयर मार्केट की संभावना तो नहीं। और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप सुबह और दोपहर के बीच स्टॉक कहाँ जाता है इसके बेस पर थोड़े पैसे कमाना चाहते हैं। इसके लिए स्टॉक एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है। इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुद को पहचानना है कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और इसी पर आपका एनालिसिस डिपेंड करता है। दूसरों से पूछने पर आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। रूम फॉर एरर। जब बात पैसों की आती है, लोग रूम फॉर एरर को पूरी तरह अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्टॉक एनालिस्ट अपने क्लाइंट्स को प्राइस टारगेट्स देते हैं, प्राइस रेंज नहीं। इकोनॉमिक फोरकास्टर्स एक्यूरेट फिगर्स के साथ प्रेडिक्ट करते हैं और शायद ही कभी उन्होंने बिना एक्यूरेट फिगर्स की संभावनाएं जताई हो। रूम फॉर एरर्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है और गलत समझा जाता है। इसे अक्सर एक तरह के बचाव के रूप में देखा जाता है जिसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते या अपने विचारों में कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन जब सही तरीके से रूम फॉर एरर का उपयोग किया जाए तो यह अंत में सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आपका कोई डिसीजन अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट न दे पाए तो उस वक्त रूम फॉर एरर को रखना कारगर साबित होता है और फिर उसी की वजह से आप लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। यू विल चेंज। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा आधार है कि लोग अपने आप का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में अक्सर गलती करते हैं। इस वजह से हमारे भविष्य के फाइनेंशियल प्लान्स बनाने की एबिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डैनियल गिलबर्ट वंस सेड, हम सभी एक भ्रम के साथ घूम रहे हैं। एक भ्रम है कि हमारी पर्सनल हिस्ट्री अभी समाप्त हो गई है, कि हम अभी हाल ही में वो बन गए हैं जैसे हम हमेशा से बनना चाहते थे और अब हम लाइफ टाइम ऐसे ही बने रहेंगे। वॉरेन बफेट के अमीर होने के बहुत से कारणों में से एक कारण ये भी है कि वो इतने सालों से कभी नहीं बदले हैं और एक ही काम को लगातार सालों से किए जा रहे हैं। ऐसा करने से कंपाउंडिंग जादू दिखाती है। हमारे पैसे 80 साल की एक जर्नी के बजाय हमारे बदलते नेचर के कारण 20 साल के 4 अलग अलग लाइफ स्पैन की जर्नी करते हैं। कंपाउंडिंग तब सबसे अच्छा काम करती है जब आप किसी प्लान को ग्रो होने में सालों या दशकों का समय देते हैं। ये ना केवल सेविंग्स बल्कि करियर और रिलेशनशिप के लिए भी अप्लाई होता है। धीरज रखना इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर प्लान्स बनाते समय हमें हमारे बदलते नेचर को ध्यान में रखना चाहिए और समय समय पर बैलेंस बनाते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें धीरज रखने में मदद होगी और हम फ्यूचर में पछताने से बच जाएंगे।
अपने वर्किंग लाइफ के हर पॉइंट पर नॉर्मल एनुअल सेविंग्स, नॉर्मल फ्री टाइम, एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट और अपने परिवार के साथ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा समय का लक्ष्य एक प्लान के साथ बने रहने और अफसोस से बचने में कारगर साबित होता है और हमारे सक्सेसफुल होने की संभावना को बढ़ाता है। जितनी जल्दी आप इस तरह की प्लानिंग को अडैप्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा पाएंगे।